Hello, dear learners. Welcome to Arpita Sharma classes. I, Himani Joshi, your educator, welcome you to Modern Indian History Crash Course. Let's get started with it. Before getting started, don't forget to subscribe to Arpita Sharma Ma'am channel on YouTube for daily Hindu news analysis, prelims questions, preparation strategy for UPSC, CSE, polity questions, and lots more. If you want to get PDF form of all the updated classes on YouTube, subscribe to Arpita Sharma Ma'am Telegram channel that is simplifying UPSC with ease. Arpita Ma'am also take live classes on Unacademy Plus. Use code SharmaY10 to avail 10% extra off. Till now, we have covered 7 chapters. Our 8th chapter is regarding religious and social reforms after 1858. देखिए, सबसे पहले ये रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स क्या होते हैं, कैसे इसमें चेंजेस आए थे. रिलीजियस नाम से ही आपको पता पड़ रहा है कि अलग अलग रिलीजन्स में रिफॉर्म्स लाए गए थे ताकि एक वो मॉडर्न एस्पेक्ट से वर्क करे उनके ट्रेडिशंस एंड एथिक्स. जबकि सोशल रिफॉर्म्स इसलिए लाए थे ताकि हम सोसाइटी की थिंकिंग को ब्रॉडन करें और ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी से हम बाहर आके मॉडर्न एंड वेस्टर्न कल्चर के साथ इंडियन ट्रेडिशंस को अडेप्ट करें. तो आइए देखते हैं कि कैसे इसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे. पहला एस्टेब्लिशमेंट है ब्रह्मो समाज का. ब्रह्मो समाज का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो राजाराम मोहन रॉय ने शुरू किया था, जिसको फर्दर कैरी फॉरवर्ड किया था देवेंद्रनाथ टैगोर एंड केशव चंद्र सेन ने. ब्रह्मो समाज का जो मेन एफर्ट था वो ये था कि हिंदू रिलीजन में रिफॉर्म लाया जाए. कैसे उसमें रिफॉर्म्स लाया जा सकता है? एक तो हम उसमें से अब्यूसिव लैंग्वेज रिमूव करेंगे. दूसरा, जो वर्शिप है वन गॉड एंड टीचिंग ऑफ वेदास पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे. उपनिषद्स के लायबिलिटीज को फॉलो करेंगे एंड वेदास की जो लिटरेचर है उसे पढ़ेंगे. ब्रह्मोस का बेसिकली एम था कि वो आइडलरी एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस जो चल रही थी रिचुअल्स के तौर पे उसे वो अपोज करे. ब्रह्मोस काफी ग्रेट सोशल रिफॉर्मर्स भी ठहरे थे. उन्होंने कास्ट सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज को अपोज किया था और उसके अलावा एक वुमेन का जो हैसियत होनी चाहिए, एक रेप्यूटेशन होनी चाहिए, उसको उन्होंने अपलिफ्टमेंट भी की, जिसमें वुमेन्स के लिए उन्होंने काफी अच्छे रिफॉर्म्स किए. पहला विडो रीमैरिज शुरू किया एंड मॉडर्न एजुकेशन स्प्रेड किया टू इंडियन मैन एंड विमेन. नेक्स्ट कम रिलीजियस रिफॉर्म्स इन महाराष्ट्र. अब ये रिफॉर्म सबसे पहले शुरू हो गए थे बॉम्बे में इन 1840 में. किसने शुरू किए थे? परमहंस मंडली ने, जिसका एम यही था कि वो आइडल एंड कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करेंगे. अर्लीस्ट रिलीजियस रिफॉर्मर वेस्टर्न इंडिया में थे गोपाल हरि देशमुख जी, जिसको लोकहित वाट के नाम से भी जाना जाता है. इन्होंने मराठी में लिखा था और ये काफी ज्यादा पावरफुल रैशनलिस्ट थे जिन्होंने हिंदू ऑर्थोडॉक्स पे भी अटैक किया था. प्रार्थना समाज शुरू की इन्होंने, जिसका एम था कि हिंदू रिलीजन में रिफॉर्म्स लाया जाए थॉट्स एंड प्रैक्टिस के थ्रू. इसमें मेन लीडर्स जो इन्वॉल्व थे वो पहले जी भंडारकर, जो कि फेमस संस्कृत स्कॉलर एंड हिस्टोरियन थे, एंड महादेव गोविंद रानाडे. अब ये जो महाराष्ट्र में एक्टिविटीज थी वो धीरे धीरे साउथ में भी पहुंचने लगी बिकॉज ऑफ द तेलुगु रिफॉर्मर वीरसलिंगम. ये जो थे वीरसलिंगम एक ये ग्रेटेस्ट रैशनल थिंकर थे मॉडर्न इंडिया के. गोपाल गणेश अगरकर इनके साथ थे एंड वो महाराष्ट्र में रह के इसके रिफॉर्म्स के प्रति काम कर रहे थे. रामकृष्ण एंड विवेकानंद. हम सभी पता है कि रामकृष्ण जो जी थे वो विवेकानंद जी के गुरु थे. इन दोनों ने भी बहुत ही ज्यादा रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की. कैसे? एक तो ये सेंट पर्सन थे जो मानती थे कि ट्रेडिशनल वेज है ऑफ रिन्यूसिएशन, मेडिटेशन एंड डिवोटेशन, जिससे हम गॉड के वेज पे अचीव कर सकते हैं. उनका यही एम्फेसिस था कि गॉड तक पहुंचने के लिए कई सारे रास्ते हैं, बट जो मेन रास्ता है वो है हम किसी नीडी मैन की सर्विस करें, उसे हेल्प करें. उनके ग्रेट डिसाइपल स्वामी विवेकानंद जी ने उनकी ये मैसेज को पॉपुलराइज किया
एंड ये उनका जो फॉर्म था वो कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी में भी एस्टेब्लिश हुआ था। उन्होंने लिखा था 1898 में दैट हमारी मदरलैंड के लिए, जो कि एक बहुत ही बड़ा उस टाइम पे इशू उठा था हिंदुइज्म एंड इस्लाम का। उन्होंने कहा था अगर हमारी मदरलैंड में हमें एक साथ रहना है तो यूनिटी इनके बीच में होनी चाहिए, हिंदुइज्म एंड इस्लाम के बीच में। उसी दौरान ये कन्विंस भी थे कि जो इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन है वो बहुत ही ज्यादा सुपीरियर हो रहा है और कुछ एक अजीब ही रैशनल सिस्टम में ये फॉलो हो रहा है। विवेकानंद जी ने इंडियंस को क्रिटिसाइज किया था कि उनका जो पूरे वर्ल्ड के साथ जो टच है वो एकदम कन्फाइंड है, स्टेगनेंट है। इंडियंस इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं वर्ल्ड के किसी और लोगों के साथ, ना उनके ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट करना चाह रहे, ना उनकी नॉलेज को। विवेकानंद जी ने कास्ट सिस्टम पे भी रोक लगाई थी और उनका हिंदू रिलीजन में जो सुपरस्टिशियस एंड रिचुअल्स थे उसके अगेंस्ट भी इन्होंने अपनी आवाज उठाई थी। वो बहुत ही बड़े ह्यूमनिस्ट थे जो पॉवर्टी, मिजरी एंड सफरिंग ऑफ कॉमन पीपल को देख के हमेशा शॉक रहते थे। उन्होंने इंडियंस को एजुकेट इस तरीके से किया था कि अगर हमें किसी की मदद करनी है, we should not pay the expense of his fees, rather we need to educate that man। यानी कि if you want to help needy person, आप उनके एजुकेशन का एक्सपेंस उठाओ, ना कि उन्हें एक टाइम का खाना दो, because education is the greatest key to success। 1897 में विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी, जिसका होल एंड सोल एम था कि ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड सोशल वर्क हो। इस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस ले किया था उन्होंने सोशल गुड एंड सोशल सर्विस पे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और उसका भी एम था कि वो हिंदू रिलीजन को रिफॉर्म करे नॉर्थ इंडिया में। 1875 में इसकी खोज हुई थी बाय स्वामी दयानंद सरस्वती जी, और ये मानते थे कि एक सेल्फिश एंड इग्नोरेंट प्रीस्ट जो है उन्होंने ही हिंदू रिलीजन में बहुत ही ज्यादा सुपरस्टिशियस बिलीफ स्प्रेड की है। उन्होंने एक स्लोगन शुरू किया जिसका नाम था बैक टू वेदास, जहाँ पे वो वैदिक नॉलेज पे अपना काम कर रहे थे। स्वामी दयानंद जी के कुछ फॉलोअर्स थे, उन्होंने एक नेटवर्क ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस स्टार्ट की कंट्री में ताकि एक वेस्टर्न लाइंस पे एजुकेशन मिल पाए, यानी कि मॉडर्न एजुकेशन को लिंक किया जाए इंडिया की ट्रेडिशनल सिस्टम से। एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं दैट हु गिव द स्लोगन बैक टू वेदास, सो इसका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। लाला हंसराज उनके डिसाइपल, उन्होंने बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स लिए थे आर्य समाज में ताकि हिंदूज में रिफॉर्म आए। 1902 में स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल शुरू की थी हरिद्वार में, ताकि बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल आइडल्स जो है उस पे प्रोपोगेशन किया जाए, लोगों को महत्व बताया जाए कि एजुकेशन का क्या महत्व है और जो ट्रेडिशनल बिलीफ है इंडिया की वो कैसे आज लिंक करती है। आर्य समाज का एक और ऑब्जेक्टिव था कि हिंदूज का जो कन्वर्जन हो रहा था उस दौरान किसी और रिलीजन में, उसे भी वो लोग स्टॉप करें। अब इसके कारण क्या हुआ, एक नया फैक्टर इनिशिएट हुआ जिसका नाम था कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का क्या मतलब है, जब दो कम्युनिटी आपस में लड़ती है, झगड़ती है, उसे हम कहते हैं कम्युनलिज्म। और ये कम्युनलिज्म का जो स्पार्क है वो यहाँ से शुरू हुआ था थ्रू द रिफॉर्म्स ऑफ आर्य समाज। थियोसॉफिकल सोसाइटी, अब थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी वो यूनाइटेड स्टेट में फाउंडेड की गई थी बाय मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की एंड कर्नल एस. अल्कॉट, जो लेटर इंडिया में आए एंड उन्होंने इसके हेडक्वार्टर्स एस्टैब्लिश किए अड्यार में नियर मद्रास इन 1886। अब अड्यार से आपको याद आ जाना चाहिए कि जो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, वो यहाँ पे हुई थी अड्यार में। थियोसॉफिस्ट मूवमेंट जो था वो इंडिया में फिर मिस एनी बेसेंट की लीडरशिप में ग्रो होने लगा, और इनका काम क्या था कि जो एंशियंट रिलीजन है जैसे कि हिंदुइज्म, ज़ोरास्ट्रिज्म एंड बुद्धिज्म,
उनको फिर से रिवाइव किया जाए और स्ट्रेंथ किया जाए, इनका इम्पोर्टेंस सबको समझाया जाए। उन्होंने ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल के प्रिंसिपल पे काम करना शुरू किया। यू नो लाइक योर सोल, इट्स इन अ फॉर्म ऑफ माइग्रेशन। आपका सोल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाएगा, एनर्जीज को अट्रैक्ट करेगा। दे वर्कड ऑन दिस प्रिंसिपल। मिस बेसेंट के काफी ज्यादा अचीवमेंट्स थे इंडिया में। उनका मेन अचीवमेंट था कि उन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल बनाई थी एट बनारस, जिसको लेटर मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के तौर पे इस्टेब्लिश किया था एंड उसके प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए थे। इसको BHU भी कहा जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एंड आज की डेट में ये इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है। यहाँ का एंट्रेंस भी क्लियर करना, इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट कम इज सैयद अहमद खान एंड अलीगढ़ स्कूल। अब मुस्लिम्स के रिफॉर्म्स की बात है तो मुस्लिम का रिफॉर्म यहाँ पे जिसने इनिशिएट किया था वो थे सैयद अहमद खान। इनके व्यू में क्या था कि जो कुरान जो पढ़ते हैं, जो इनकी हॉली बुक है, उसके कहीं ना कहीं आइडियाज कन्फ्लिक्ट हो रहे थे ह्यूमन रीजन, साइंस एंड नेचर के साथ, जिसको मिस इंटरप्रिटेशन के तौर पे लिया जा रहा था। उन्होंने पूरी लाइफ स्ट्रगल किया है ताकि वो ब्लाइंडली उनके ट्रेडिशन को फॉलो करे, कस्टम एंड इरेशनलिज्म। सैयद अहमद खान मानते थे कि जो रिलीजियस लाइफ है और सोशल लाइफ है मुस्लिम्स की, वो तभी ही इम्प्रूव होगी जब मॉडर्न वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज को हम इम्बाइब करेंगे हमारे कल्चर के साथ। इम्बाइब का मतलब होता है जोड़ना। You have to remember this vocab as this will help you in writing your ethics and essay paper. तो उन्होंने क्या किया, अपने कल्चर के साथ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन को जोड़ा और फिर मॉडर्न एजुकेशन का इन्होंने प्रमोशन किया, जो इनका टास्क था पूरे लाइफ टाइम तक। 1875 में इन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाई थी, जिसमें वेस्टर्न साइंस एंड एजुकेशन की स्प्रेड हो रही हो, और ये कॉलेज को फिर कहा गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इनको कम्युनल फ्रिक्शन के तौर पे भी अपोज किया था। इन्होंने कैसे, इन्होंने हिंदू के पास जाके हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी का स्लोगन दिया था। इन्होंने कहा था दैट हिंदू एंड मुस्लिम दे हैव टू सर्वाइव ऑन द सेम लैंड। दोनों को गंगा एंड यमुना का ही पानी पीना है, सो वी नीड टू बी यूज द प्रोडक्ट ऑफ इंडियन सॉइल। तो इसलिए हिंदू एंड मुस्लिम्स की यूनिटी मैटर करती है। बट उनकी एंड ऑफ हिज लाइफ पे उनका हिंदू पे डोमिनेशन बढ़ता गया। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को रोका ताकि वो नेशनल मूवमेंट ना ज्वाइन करें। सैयद अहमद जो रिफॉर्मिस्ट थे, उनकी जील जो है वो पूरे सोशल स्फेयर में भी अप्रिसिएशन लिए जा रही थी। उन्होंने मुस्लिम से रिक्वेस्ट की कि उनके जो मेडाइवल कस्टम्स है, थॉट्स, बिहेवियर, वो उसे स्टॉप कर दें। उन्होंने पॉलीगैमी का भी कस्टम स्टॉप किया था एंड इजी डिवोर्स का जो उस टाइम पे था उसे भी स्टॉप किया। पॉलीगैमी का मतलब पुराने टाइम पे एक से ज्यादा वाइफ रखना वाज लीगल। एक से ज्यादा आप मैरिज भी कर सकते हो, एक से ज्यादा आप वाइफ रख भी सकते हो, और उन्हें आप इजीली डिवोर्स भी कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था मोमेडियन सोसाइटी में, इन्होंने उसे स्टॉप किया। इससे आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा बिल पास किया था फॉर दिस इजी डिवोर्स। उस बिल के आप स्पेसिफिक पॉइंट सजेस्ट कीजिए। बिल का नाम बताइए एंड बिल के स्पेसिफिक पॉइंट सजेस्ट कीजिए। उन्होंने हिंदू की तरह, जैसे हिंदूज ने वुमेन का सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट किया था, इन्होंने भी वुमेन का स्टेटस बढ़ाने की कोशिश की थी, पर्दा सिस्टम हटा के और एजुकेशन स्प्रेड करके वुमेन में। मोहम्मद इकबाल जो थे वो ग्रेटेस्ट पोएट है इंडिया के। उन्होंने लोगों की फिलोसॉफी कैसे चेंज करी अपनी राइटिंग के थ्रू। अपनी राइटिंग के थ्रू वो अपनी बातें एक्सप्रेस करते थे जो लोगों तक पहुंचती थी, एंड देन उन्हें लगा कि उनकी राइटिंग ही लोगों में एक बहुत अच्छा स्किल डेवलपमेंट एंड चेंजेस ला सकती है। नेक्स्ट कम
रिलीजियस रिफॉर्म्स अमंग द पारसीज। अब पारसीज में एक ही रिफॉर्म था 1851 में। रहनुमाई मजाद एहसान साहबा यानी कि रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन, वो शुरू किया था नरोजी फरदौजी, दादाबाई नरोजी, एस बंगाली एंड अदर। ये पारसी का रिफॉर्म 1851 में शुरू किया गया था, ये आपको याद रखना है। फिर अमंग द सिख्स, अब सिख में रिलीजियस रिफॉर्म कब शुरू हुआ था? जब खालसा कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था अमृतसर में। खालसा इज द प्योर सिख वर्ड जो उनके रिलीजन में कॉमनली यूज होता है, उनके बेस पे ही ये कॉलेज इस्टेब्लिश की गई थी अमृतसर में। बट 1920 में जब अकाली मूवमेंट शुरू हुआ था, तब से सिख में एक मोमेंटम आया कि रिफॉर्म्स लाने चाहिए। अकालीस का मेन एम क्या था कि वो गुरुद्वारा और सिख श्रीन के मैनेजमेंट को प्यूरिफाई करेंगे। आप सबको पता है गुरुद्वारा और सिख श्रीन जहाँ पे जरूरतमंद लोगों की मदद की जाती है, ठीक है, वहां पे उनके मैनेजमेंट पे उन्हें ध्यान देना है। ये जो गुरुद्वारा थे वो हेविली एंडोड हुए थे लैंड और मनी से, और जो सिख के डिवोटीज इन्हें देते थे। सिख मासेस जो अकाली मूवमेंट लीड कर रहे थे, उन्होंने एक पावरफुल सत्याग्रह शुरू किया था इनके अगेंस्ट, ठीक है। और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ मॉडर्न टाइम वो बेसिकली दो प्रिंसिपल पे बेस्ड थे। पहला रैशनलिज्म एंड ह्यूमनिज्म, ठीक है, कि आप ह्यूमैनिटी को मद्देनजर में रख के आप रैशनल सोचा करो। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, we the students of today's generation, we don't believe much in orthodoxity। जैसे कि एक मैं नॉर्मल से एग्जांपल लूं, अगर if black cat cross the road, people they won't walk, whereas some will be the people who used to walk from that road only। तो यहाँ से कंसेप्ट आता है ह्यूमनिज्म का एंड रैशनलिज्म। जैसे कि ये हमारी रैशनल सोच है कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई है तो हम वहीं से ही जाएंगे। ह्यूमैनिटी तब आती है व्हेन वी बिकम फ्रेंड विथ अदर रिलीजन एज वेल। सो ये थॉट पे इनका पूरा प्रिंसिपल काम करता था, और उन्होंने ये कहा कि हमें फेथ होना चाहिए हमारी एंशिएंट अथॉरिटी पे, क्योंकि एंशिएंट की कई चीजें ऐसी है जो आज के मॉडर्न डे में बहुत साइंटिफिकली सही प्रूफ हुई है। उन्होंने रिचुअलिस्टिक, सुपरस्टिशियस, इरेशनल चीजों को अपोज किया था। एंड स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि रिलीजन को भी अपने रीजंस का एक जस्टिफिकेशन देना चाहिए, जैसे कि साइंस देती है। अब फॉर एन एग्जाम्पल, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर विद दिस फैक्ट कि जो सॉल्ट है वो है ना न्यूट्रल एजेंट है। साथ ही साथ सॉल्ट का एक साइंटिफिक तरीके से अलग ही इम्पोर्टेंस है, जो कि एंशियंट हिस्ट्री में भी देखा गया है। सॉल्ट से आपके घर की नेगेटिव एनर्जी किल होती है। आप जो घर पे जनरली मॉप करते हैं, अगर आप उसमें सॉल्ट डालेंगे तो उससे नेगेटिव एनर्जी किल होगी। इसे बेसिकली एंशियंट हिस्ट्री के तौर पे सुपरस्टिशन माना जाता है, जबकि साइंस के कहने पे सॉल्ट से जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स आते हैं जिनका गार्डन एरिया होगा उनके आसपास, अर्थवॉर्म, मिलीपाइट, सेंटिपाइट, ये सारी चीजें नहीं आती है अगर हम सॉल्ट यूज करें व्हाइल मॉपिंग द फ्लोर। तो ये कुछ ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है जिसपे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आपको रिलीजन को अपने रीजन स्पेसिफाई करने चाहिए जैसे कि साइंस करती है। जस्टिस राणा डे कंक्लूजन पर आए थे कि जो सोसाइटी है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, और ऐसे चेंज हो रही है कि हम वापस से पास्ट में ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर हम आज से 10 साल पहले देख ले 2010 में, लाइफ वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। हम वहां पे फिर से ट्रैवल नहीं कर सकते। हम कम्प्लीटली इवॉल्व होते जा रहे हैं। इवॉल्व हम बायोलॉजिकली भी हो रहे हैं एज वेल एज हमारी थिंकिंग के पर्सपेक्शन से भी हो रहे हैं। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के कारण काफी इंडियंस जो थे वो मॉडर्न वर्ल्ड के साथ एक टर्म्स पे आए। जो बेस्ट रिफॉर्मर्स थे वो आर्ग्यू करते थे मॉडर्न आइडियाज की और कल्चर की, कि उन्हें हमें इंटीग्रेट करना चाहिए इंडियन कल्चरल सिस्टम के साथ। अब इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या थे रिलीजियस रिफॉर्म्स के?
पहला तो ये सारे लोगों की नीड्स को केटर नहीं कर पा रहा था, ओनली मिडिल एंड अपर क्लास। सेकेंड लिमिटेशन जो नेगेटिव फैक्टर बनती चली गई वो ये थी कि हम इसकी स्क्रिप्चुरल अथॉरिटी पे नहीं जा रहे थे, हम अपने पास्ट फोर फादर्स की ही बातों पे चल रहे थे, हम साइंटिफिक अप्रोच नहीं ला रहे थे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बताऊं, तो जो प्रीस्ट होते हैं स्पेशली ब्राह्मण्स में, जो प्रीस्ट होते हैं वो ऐसे चलते हुए आते हैं कि हमारे दादा परदादा सब यही काम करते थे तो हम भी यही करेंगे। दे आर नॉट गोइंग विद दिस रियलिटी नीड कि आज के टाइम पे प्रीस्ट के अलावा भी और सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। तो यहाँ पे ये वो नेगेटिव फैक्टर आ गया था कि हमारे जो फोर फादर्स करके गए हम वही करेंगे। दूसरा, उनकी फॉल्स प्राइड पे चलना एंड एक्सेप्ट नहीं करना मॉडर्न साइंस को, जिसके कारण प्रेजेंट को इम्प्रूव करने में बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते थे। अब जो इविल एस्पेक्ट क्या था इसका, एक तो नेशनल कॉन्शियसनेस राइज हो गई सब में उनके कम्युनिटी के प्रति, और ये कॉन्शियसनेस जो थी वो सबसे पहले मिडिल क्लास लोगों में राइज होने लगी। दूसरे फैक्टर्स जैसे कि कम्युनलिज्म इन मॉडर्न टाइम का भी एक अलग ही नेशनल मूवमेंट देखा गया था। एंड जो रिलीजियस रिफॉर्म्स थे उसका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन था कि ये जो कम्युनलिज्म का जो स्पार्क था उसे आगे बढ़ावा देना, क्योंकि हर एक कम्युनिटी खुद की रिलीजन को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। सोशल रिफॉर्म्स, अब आप सबको पता है कि सोशल रिफॉर्म्स बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा गया है हमारी 19th सेंचुरी का। ठीक है, अब 20th सेंचुरी में और 1919 के बाद जब सोशल रिफॉर्म्स का प्रोपोगेशन शुरू हुआ, तो वो कैसे शुरू किया इन्होंने, नॉवेल्स के थ्रू, ड्रामास, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरीज, प्रेस, इनके थ्रू इन्होंने अपने व्यूज स्प्रेड किए। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जो थे उसके दो ऑब्जेक्टिव थे। पहला तो वुमेन को सोसाइटी में इन्वॉल्व करना और उन्हें इक्वल राइट देना। दूसरा जो कास्ट रिजिडिटी है और स्पेशली अनटचेबिलिटी उसको रिमूव करना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए द आर्टिकल टू एबॉलिश अनटचेबिलिटी इज विच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल है और कौन से पार्ट में आता है ये, वेदर दिस इज आवर फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी। Tell me the answer to this question. नेक्स्ट कम इंसेप्शन ऑफ वुमेन। अब ये जो वुमेन को इक्वालिटी देने की बात थी वो 1920 सेंचुरी से चल रही थी, जिसपे उन्होंने कई फेमस एग्जाम्पल्स कोट किए, राजिया सुल्तान, चांद बीबी, अहल्याबाई होलकर, जो कि इन सब पिक्चर में एक जनरल पैटर्न से थोड़ा हटके थे। दे नो हाउ टू स्टैंड आउट। 1880s के बाद जब डिफरेंट हॉस्पिटल शुरू हुआ था तो उनका एफर्ट्स यही था कि मॉडर्न मेडिसिन एंड चाइल्ड डिलीवरी टेक्निक हर एक इंडियन वुमेन को अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि वुमेन का एक बहुत ही एक्टिव एंड इम्पोर्टेंट रोल था स्ट्रगल में। वो पार्टिसिपेट करती थी लार्ज नंबर में, स्पेशली हमने बंगाल में देखा था इन होम रूल मूवमेंट के दौरान, wherein the leader was the Mrs. Annie Besant. सरोजनी नायडू उस टाइम पे फेमस पोएटिस थी जो प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस बनी थी। ठीक है, उन्होंने काफी ऑर्गेनाइजेशन शुरू किए थे, जिसमें से मेन था ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, जो कि ईयर 1927 में फाउंड किया गया था। हिंदू सेसेशन एक्ट ऑफ 1956 तहत में ये कहा गया था कि जो डॉटर है उसको अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में इक्वल राइट मिलेगी जो सन को मिलती है। पहले क्या रूल था कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे सिर्फ और सिर्फ सन का अधिकार है, बट हिंदू ससेशन एक्ट के तहत वो प्रॉपर्टी पे डॉटर का भी इक्वली राइट है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत कि if a girl is not happy with her marriage, she is finding the marriage to be too abusive, डिसोल्यूशन किया जा सकता है मैरिज का एक, बट सर्टेन स्पेसिफिक ग्राउंड्स पे जो कि इन एक्चुअल सही होने चाहिए, दे शुड नॉट बी फॉल्सली क्रिएटेड। स्ट्रगल अगेंस्ट द कास्ट, हमें पता है कि ये जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत बड़ा टारगेट था सोशल रिफॉर्म्स के लिए, और इसका ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छे से फायदा उठाया था।
अब ये कास्ट सिस्टम्स जो थे उसकी शुरुआत कैसे हुई? जो हिंदूज थे वो ये टाइम पे न्यूमरस कास्ट में डिवाइड किए गए थे, ठीक है। अनटचेबल्स जो थे वो काफी ज्यादा इंसल्ट बेयर करते थे, रिस्ट्रिक्शंस बेयर करते थे अपने पार्ट पे। कई कंट्री पार्ट्स ऑफ कंट्री में जैसे कि साउथ में उनके शैडो को भी अवॉइड किया जाता था। अनटचेबल्स की ड्रेस, फूड, प्लेस ऑफ रेसिडेंस उन्हें रेगुलेट किया जाता था। मतलब ये माना जाता था कि जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं वहां से हमें गुजरना भी नहीं है। इतना उनपे ऑफेंस क्रिएट किया जाता था। और उस समय आजकल हर घर में जैसे कि टैप वाटर सिस्टम है, वैसे तो पुराने जमाने में था नहीं। लोगों को पानी भरने के लिए कुएं तक, वेल तक जाना पड़ता था। तो उन्होंने वो वेल में भी पार्टीशन शुरू कर दिया था कि ये वेल सिर्फ और सिर्फ हिंदूज यानी अपर क्लास लोगों के लिए यूज होगा, और इसमें से कोई भी अनटचेबल पीपल अपना पानी नहीं निकालेगा। वो हिंदू टेम्पल में भी एंट्री नहीं कर सकते थे, ना ही वो हिंदू के शास्त्र पढ़ सकते थे। तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस थी वो उस दौरान बहुत चलती थी। अब मॉडर्न टाइम में जो है ये एक ऑब्स्टिकल बन गया इनके ग्रोथ के प्रति, और डेमोक्रेसी यहाँ से शुरू हुई। डेमोक्रेसी मतलब फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ब्रिटिश ने इसको बहुत केयरफुली रूल किया और उन्होंने कास्ट सिस्टम को अच्छे अपने रेगुलेशंस के साथ इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने सबसे पहले मॉडर्न इंडस्ट्रीज, रेलवे, बसेस का जब इंट्रोडक्शन किया था अर्बनाइजेशन में, वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था क्योंकि यहाँ पे भी डिफरेंट कास्ट के पर्सन एक साथ एकोमोडेट नहीं हो सकते हैं, स्पेशली दिस अनटचेबल पीपल। अब मॉडर्न कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो ओपन हुई थी उसमें अनटचेबल्स को एंट्री नहीं दी जाती थी। नेशनल मूवमेंट का इसमें बहुत ही अच्छा रोल था, जिसके कारण ये कास्ट सिस्टम जो है वो वीकन किया गया था। गांधी जी ने अपनी पूरी लाइफ में अनटचेबिलिटी को हटाने पे और पब्लिक एक्टिविटीज को अपना मेन प्रायर टास्क बनाया था। 1932 में गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन संघ ढूंढा था। उसकी कैंपिंग का नाम था रूट एंड ब्रांच रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले, उन्होंने लाइफ लॉन्ग मूवमेंट शुरू किया अगेंस्ट ब्राह्मणिकल रिलीजियस एंड अथॉरिटी जो अपर कास्ट लोअर कास्ट को डोमिनेट कर रही थी। बी आर आम्बेडकर जो यही शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते थे, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इन्हें डिवोट कर दी। उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया। दूसरे शेड्यूल कास्ट लीडर ने ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन भी बनाया था। केरला में नारायण गुरुजी ने लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल किया था अगेंस्ट दिस कास्ट सिस्टम। फाइनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 ने कुछ लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किए थे ताकि ये अनटचेबिलिटी का रूल हटे, जो अपर कास्ट का डोमिनेशन है टू लोअर क्लास पीपल, वो स्टॉप हो जाए। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स आफ्टर 1858। This time I have tried to incorporate certain questions, only 3 questions. From now I'm going to incorporate in every lecture, और ये questions जो है वो कहीं ना कहीं competitive exam में पूछे गए हैं। आपको simply आपने पूरा लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो आप इनका आंसर कर पाएंगे, और आप इनका आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। ऑलरेडी अब तक मैं आपको क्वेश्चंस बता चुकी हूँ कि आपको पहला क्वेश्चन तो ये है कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा बिल पास किया था टू एबॉलिश डिवोर्स सिस्टम, वो बिल के आपको फीचर्स बताने हैं। नंबर 2, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से रिलेट करता है और किस पार्ट में आता है, वो हमारी फंडामेंटल राइट है या ड्यूटी है। नंबर 3, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। इन सब का एक एम था, there is one thing which is different. Answers to this question will be provided to you in PDF. Okay. इनमें से who among the following was popularly known as लोकितावाड़ी, ज्योतिबा फुले, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गोपाल हरि देशमुख, महादेव गोविंद रानाडे। पारसी रिफॉर्म मूवमेंट, रहुमाई मस्जिदन सभा और रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन
It was founded in which year? So with this, we come to the end of today's class. It's me, Himani Joshi, signing off. See you in the next class soon.